हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? सभी अपनी बिट सैट की प्रिपरेशन के लिए एकदम रेडी हैं? यस। तो यार केमिस्ट्री हर किसी को पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। एंड केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस। तो हम इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए मैम ने आपके लिए केमिस्ट्री, स्पेशली आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपके लिए सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो एनालाइज किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जिसमें सबसे पहले हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाऊंगी जो बिट सैट में आ चुका है, इनफैक्ट 2-3 बार रिपीट हुआ होगा ऑब्वियसली। यस। अब मुझे समझ आया कि उसी की तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं, तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को अपना बेस बनाएंगे और फिर उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इजी? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन आ गया है। एक चीज बिल्कुल तैयार याद रखनी है कि कैसे प्रिपेयर करना है। मैम साइड होंगी, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर मैम का अप्रोच देखेंगे, राइट? एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को स्कोर करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो, एज वेल एज टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी आपको इसी तरह से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मैम साइड हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये प्रीवियस 2020 में बिट सैट में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, एकदम अभी अभी का ही आया हुआ है। परफेक्ट। चलो यार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है दैट इफ 0.2 grams ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन कंबशन yielded 0.147 grams of carbon dioxide and 0.12 gram water, what will be the content of oxygen in the substance? क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोइशियोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली है कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर एक स्टोइशियोमेट्री, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, बाकी तो सब मोल का खेल है, राइट? यस। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज वैसे भी हम मोल और रेडॉक्स के क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहली बात मुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट? और उसका क्या हो रहा है माय स्टूडेंट्स? कंबशन हो रहा है, राइट? तो यानी कि CXHYOZ, क्या मैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो मैम। अब आपको इसमें कंबशन कराना है इसका। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो सिर्फ दो ही चीजें तो आती हैं, CO2 आता है और H2O आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन को देखो, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चंस को करने वाले तो फटाफट बैलेंस कर लिया करो, ठीक है? तो चलो यार बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं x है तो मैम आप यहाँ x लगा दो, लगा देंगे। अगर y की बात कर रहे हो तो यहाँ पर y/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहां पर देखोगे तो 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन है, और यहां पर अगर हम देखें तो मैं बोलूंगी दैट ये जो ऑक्सीजन होगी वो 2x प्लस y/2 माइनस z होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज O2 है, तो इसके ऊपर आपको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा इरेज करके, मैम ने समझा तो दिया कैसे लिखा, इसको बैलेंस अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? दिस विल बी x प्लस y/4 माइनस z, ठीक है? यहां मैंने प्लस लगा दिया, ये हो जाएगी आपकी बैलेंसिंग, ठीक है? अब क्या समझना है आगे? अगर हम देखें तो मैम सबसे पहले हमें ये समझना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है वो हमें दिया हुआ है। ऑन कंबशन यील्डेड 0.147 ग्राम्स, तो ये 0.147 ग्राम्स है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप वाटर देखेंगे तो वो आपको 0.12 ग्राम्स दिया हुआ है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी है ना उसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए, है ना? अब अगर आप CXHYOZ की बात करेंगे तो ये टोटल आपको दिया हुआ है 0.2 ग्राम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है मैम? ये भी समझ आ गया। जब भी आपको मास दिख रहा है, मन कर रहा है मोल्स निकालने का,
कर रहा है तो निकालो ना, चलो निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 44 से करेंगे, CO2 का मोलर मास, यस मैम। अगर आप H2O की बात करोगे तो 18 से डिवाइड करोगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 3.3 इंटू 10⁻³ तो CO2 के मोल्स जो हैं वो आ गए आपके पास में 3.3 इंटू 10⁻³ सिमिलरली अगर आप वाटर की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻³ के अप्रॉक्स इसके मोल्स आएंगे। ठीक है मैम, आपने इस तरह से मोल्स तो निकाल लिए। अब हमें क्या समझना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी सब्सटेंस, है ना। आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। तो अगर मैं किसी भी तरह से इस पूरे कंपाउंड में से क्या फाइंड आउट कर लूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लूं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लूं, तो टोटल तो 100 होगा, जिसमें से कुछ कार्बन का, कुछ हाइड्रोजन का और कुछ ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। बिल्कुल मैम। तो फिर क्या करना है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकाल लूं, मैं इसका भी निकाल लूं, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा। यस, तो बस वही करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोल्स होते हैं, यहां पर ये इसके मोल्स होंगे। यस मैम। तो यानी कि अगर आप मोल्स ऑफ कार्बन देखो तो वो कितने हैं, 3.3 इंटू 10⁻³ होंगे, क्योंकि जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यस राइट। तो अब आपको पता है कि मोल्स जो होते हैं दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। अमाउंट तो कभी खत्म नहीं होती है ना, तो जितना आपके मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ होंगे उतने ही मोल्स ऑफ कार्बन तो यहाँ होंगे। बैलेंस किया था ना। यस तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 3.3 आई थी, और यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के मोल्स कितने हैं, तो आप कहोगे आपको पता नहीं चल रहा। जब आपके पास में C2H4 होता है तो आप कहते हो ना कि आपके पास में 1 मोल ऑफ C2H4 में 2 मोल कार्बन है ना। तो उसी तरह से अगर आप यहां देखोगे तो आप कहोगे 1 मोल CXHYOZ में मेरे पास में x मोल्स कार्बन है ना, और x की वैल्यू आपको पता है। तो मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके आ चुके हैं 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू 12, है ना। यस मैम। ये तो आ गया आपका मास ऑफ कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है बाय मास। तो जब मेरे पास किसी चीज का मास होता है और मुझे उसका परसेंटेज निकालना है टोटल में से, तो क्या होगा, जो उस कंपाउंड का मास है दैट अपॉन दी टोटल इनटू 100। यही तो करते हैं। यस मैम। तो यानी कि यहां से मैम बोल सकती हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे आ जाएगा मैम, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यस तो यानी कि मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 3.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इंटू 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 0.2। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो करेंगे ही। यस मैम। तो सॉल्व कर लो ना, अब तो बहुत इजी हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आएगा। यस तो 2 से यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 3.3 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3। मैम जो परसेंटेज है कार्बन की वो आ गई 6 3 18, तो 8 1 18 और 6 3 18, राइट। तो 8 और 1 आ गया, 6 3 18 और 1 19, तो 19.8% जो है वो आपके पास में क्या आ गया है, कार्बन का परसेंटेज आ गया है। सिमिलरली क्या आप अब हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, सेम यही चीज करनी है। अगर आप यहां पर देखोगे तो y/2 मोल्स आपके H2O के हैं। आपको पता है कि जब 1 मोल H2O होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होते हैं, उसके डबल, है ना। तो यानी कि अगर आप इसके अंदर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैम 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू y/2। ये समझ आ रहा है। अगर ये आपका, अच्छा ठीक है, ऐसे मत करो, सिंपल समझो कि अगर, फिर से समझाती है मैम, अगर आप इसको इस तरह से समझ लो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपके पास में यहां पर y/2 मोल्स हैं, है ना, यहां पर अगर आपके पास में y/2 मोल्स है तो यहां पर हाइड्रोजन सिर्फ y है। यहां पर हाइड्रोजन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ y था।
वो y/2 है। y/2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 6.6 इंटू 10⁻³ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻³ ये होगी। और y क्या है? y आपके हाइड्रोजन के मोल्स है ना? तो अगर y आपके हाइड्रोजन के मोल्स हैं तो क्या आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो यहां से मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? जो भी आपके मोल्स आए हैं y की वैल्यू दैट इज 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास तो 1 ही होता है। यस तो अब आप क्या मास परसेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जो भी मास हाइड्रोजन का है दैट अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटू हम कर देंगे इसको 100। ठीक है, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगी तो 10 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया इससे। तो 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+3 तो मैम जो परसेंटेज आई है वो आई है 6.6%। अब आपको कार्बन की परसेंटेज पता लग गई है, आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लग गई है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना क्या बड़ी बात रह गई? 3 चीजों से मिलकर बना है, 2 आ चुकी हैं तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। यस तो यानी कि यहां से आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। राइट, यस मैम। तो ये हो जाएगा 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज अगर हम देखें तो 19.8 था, तो यहाँ 19.8 माइनस 6.6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 8 9 10 यानी कि 4 और 1 हो जाएगा 19 20 26 अप्रोक्सीमेटली 26.4% जो है वो आपकी क्या आ रही है? सॉरी, इन दोनों की परसेंटेज आ रही है 100 में से अभी भी इसको सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 73.3% के अप्रोक्सीमेट जो है वो हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ रही है। तो चलो यार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें तो बिल्कुल 73.29% हमारे ऑप्शन में है एंड वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिक क्या था? आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि मोल्स अगर निकाल लिए तो फिर भाई सारा खेल खत्म, बस इतना ही है। राइट, यस। अगर ये समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो यार। ये सभी आपके बिटसैट में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं के बेसिस पर आपके लिए और क्वेश्चंस लाई हूं। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन कहता है अगेन द सेम ड्रिल, बच्चा वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यार। क्वेश्चन कहता है दैट एन आइडियल गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड C2H6। अब आपके पास में एक मिक्सचर है C2H6 का और C2H4 का। ठीक है मैम, और उसकी वॉल्यूम आपको टोटल बताई हुई है 28 लीटर्स। वाओ, at 1 atmosphere and 273 Kelvin. ठीक है, the mixture reacts completely with 128 grams of O2. ठीक है, produce CO2 and H2O. Mole fraction of C2H6 is। देखो यार, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना है दैट मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें C2H6 भी है और C2H4 भी है, दोनों हाइड्रोकार्बन है। यस, और दोनों की वॉल्यूम मिलाकर 28 लीटर्स है। ध्यान से देखो, 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन दिया हुआ है एसटीपी कंडीशंस। राइट, अगर एसटीपी कंडीशंस है तो मुझे पता है कि 1 मोल गैस जो होती है वो कितना 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। यस मैम, राइट, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जस्ट स्टे अ लिटिल बिट, वेट करो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो C2H6 और C2H4 आ गया। यस मैम, अब आपको इसका कंबशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हैं तो क्या हम उनका कंबशन कर सकते हैं? हमें आता है। अगर मैंने इसका कंबशन किया तो मुझे मिल जाएगा CO2 प्लस H2O, और अगर मैं इसका भी कंबशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा CO2 प्लस H2O, है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम, बैलेंस करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है यार, हमेशा बैलेंस करना है। राइट, तो अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन आएंगे। यस, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 हो गया, परफेक्ट। 2 2 4 5 6 7 तो यहाँ मैम 7/2 लिख दो।
इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 to 4 और ये 5, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 आएगा, यस, तो 2 to 4 5 6, तो यहाँ पर 3 लिख दो। ये आपकी रिएक्शंस बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2H4 जो है वो पूरी की पूरी 28 लीटर्स है ना? यस मैम। तो अगर मैम इसकी वॉल्यूम को x ले ले तो इसकी वॉल्यूम को क्या लेना पड़ेगा ताकि वो 28 लीटर्स रहे? 28 माइनस x। यस, तो अगर इसकी वॉल्यूम x है तो इसकी 28 माइनस x वॉल्यूम होगी। बस यही किया मैंने। आई कंसिडर्ड कि C2H6 की वॉल्यूम जो है, लेट अस से कि ये x है, तो C2H4 की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 28 माइनस x, क्योंकि मिक्सचर तो सिर्फ इन्हीं दो गैसेस का मिलके बना है। यस मैम। और आपको क्या दिया गया है कि ये जो मिक्सचर है वो कंप्लीटली रिएक्ट करता है 128 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ में, यानी कि टोटल जो O2 के मोल्स यूज हुए होंगे वो कितने हुए होंगे? किसी को आता है निकालना? आता है। मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू गिवन मास, जो आपका 128 है, इसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, विच इज 32 ग्राम्स पर मोल, तो यहां पर 32 आ जाएगा, जो आ गए आपके 4 मोल्स। तो O2 के जो मोल्स यूज हुए वो कितने हो गए? 4 मोल्स टोटल यूज होंगे, ठीक है मैम। अब अगर आप सभी को याद हो तो हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे हमने कहा था एवोगैड्रोस लॉ। यस, एवोगैड्रोस लॉ में हमने क्या पढ़ा था? दैट जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है, अगर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है? मोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाते हैं। यस, जितने मोल्स आपके गैसेस के यूज होंगे, और ये किसके केस में था? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में एप्लीकेबल था। शायद ये सब आपको याद होगा। कौन सा लॉ है ये? एवोगैड्रोस लॉ। यस, ये सब चीजें काम आती हैं। ये आपके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा। कैसे बना देगा? एवोगैड्रोस लॉ ने कहा कि आप चाहे मोल्स का रेशियो ले लो, चाहे आप वॉल्यूम का रेशियो ले लो, इट विल बी सेम एज लॉन्ग एज योर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आर सेम फॉर ऑल द गैसेस। और अगर हम देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस बिल्कुल सेम हैं, राइट तो यानी कि तो मैं मोल्स की जगह वॉल्यूम यूज कर सकती हूँ, बिकॉज ये रहा हमारे पास में लॉ। यस मैम। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ? दैट जब एक वॉल्यूम C2H6 की रिएक्ट करती है तो 7/2 वॉल्यूम O2 की रिएक्ट करती है। अगर मैम बोलती कि इसकी X वॉल्यूम रिएक्ट करती है तो O2 की कितनी वॉल्यूम रिएक्ट करती? 7/2x करती। यस, तो यानी कि यहां पर मैं लिख देती हूं कि इसकी 7/2x वॉल्यूम रिएक्ट की होगी, ठीक है। यस, तो अगर ये x लीटर होता तो ये 7/2x लीटर्स हो जाता मैम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगेन अगर ये 1 लीटर यूज करती तो 3 लीटर O2 यूज होता। यस मैम। अगर ये 1 लीटर यूज करती तो इसके 3 लीटर यूज होते। अगर इसका 28 माइनस x लीटर्स यूज कर रही हूं तो इसके कितने यूज करने पड़ेंगे? इंटू 3, तो 3 इंटू 28 माइनस x लीटर्स, राइट तो यानी कि O2 की इतनी वॉल्यूम यूज हो रही है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि टोटल O2 की वॉल्यूम कितनी यूज हो रही है? यस मैम। तो टोटल O2 volume will be equal to 7/2x। yes मैम, तो ये आ जाएगा 7/2x प्लस 3 इंटू 28 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 28 माइनस एक्स। ये इतनी वॉल्यूम जो है वो आपकी O2 की यूज हो रही है, ठीक है। एक और तरीके से अगर आपको याद हो तो हमने मोल्स ऑफ O2 निकाले थे जो 4 थे। अगर आपके पास में गैस के मोल्स हैं तो एसटीपी कंडीशंस पे वो गैस वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करती है? एसटीपी कंडीशंस पे वो गैस वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स, क्योंकि एक मोल गैस 22.4 लीटर्स यूज करती है तो 4 मोल गैस 4 इंटू 22.4 यूज करेगी, है ना? यस मैम। तो बस एक चीज देख रहे हो, ये भी टोटल वॉल्यूम O2 की है, ये भी टोटल वॉल्यूम O2 की है, इक्वेट कर सकते हैं।
कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और इक्वेट कर दो 1 को 2 के साथ, बात तो सेम ही है। चलो यार कर देते हैं। अब जब आप इन वॉल्यूम्स को इक्वेट करोगे तो 7/2x, 7/2x को 3.5 लिख दो मैम, तो 3.5x प्लस 8 into 3 is 24, ठीक है। तो 4 और 2, 3 2 6 7 8, तो 84, राइट। माइनस 3x विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 4 4 16 होता है, तो 6 और 1 आ जाएगा, 4 2 8 और 1 9 आ जाएगा, और 4 2 8 आ जाएगा, तो 89.6 आ गया, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.5x will be equal to 89.6 minus 84, है ना। यस मैम, तो x will be equal to 5.6 divided by 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 56/5 which is equal to 1.2, राइट। तो x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आपकी आ रही है 11.2। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था दैट यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 एंड आई नो मैंने एवोगैड्रोस लॉ यूज किया है, जहां मैंने नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यूज किया था, यानी कि जो रेशियो आपके नंबर ऑफ मोल्स का होगा वही रेशियो आपकी वॉल्यूम का भी होगा। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 की बात करेंगे तो हम अगर फॉर्मूला याद करें तो मैम वो होता था मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। तो जब मैं मोल्स की जगह वॉल्यूम की बात कर रही हूं तो मैं बोल सकती हूँ ना दैट वॉल्यूम ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वो भी तो मुझे मोल फ्रैक्शन ही देगा, बिल्कुल देगा। तो बस वही करते हैं। यहां पर अगर आप देखो x की वैल्यू आई 11.2, x वॉल्यूम ही तो थी, यस मैम, और C2H6 की थी, यस मैम। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 11.2, है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यस। तो 11.2 डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको गिवन थी यार 28, राइट। तो यानी कि यहां पर आपको 11.2 को डिवाइड करना है 28 से, और बस इसको सॉल्व करते ही आपको मिल जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 जो है वो आपका आंसर आएगा, दैट इज आपकी मोल फ्रैक्शन जो C2H6 की आई है, दैट इज 0.4, राइट। परफेक्ट। तो यहां से 0.4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे C2H4 की मोल फ्रैक्शन पूछी होती तो क्या करते? मुझे पता है एक सैंपल दो चीजों से मिलकर बना है, जिसमें से एक की मोल फ्रैक्शन अगर 0.4 है तो दूसरे की 1 - 0.4 होगी, यानी कि दैट वुड बी 0.6, राइट। तो ये बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट कोई भी सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है? यस। तो यार ऐसे क्वेश्चंस स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड, ऐसे रिएक्शन से रिलेटेड आपके पास में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने ट्राई किया है आपके सामने मेन बिट सैट के क्वेश्चंस लाकर उनको सॉल्व करने का, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है एंड आई वांट कि आप सभी इसका आंसर दें। क्वेश्चन कहता है that 0.5 moles of FeS is made to react with 49 grams of H2SO4. Mass of H2S formed is. It's a good one question. अगर आप यहाँ पर FeS plus H2SO4 की बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कोई भी रिएक्शन को देख के क्या करना होता है, बैलेंस है या नहीं चेक करना होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक आयरन, यहाँ एक आयरन, SO4 दो हाइड्रोजन SS, मैम सब बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब क्या करना है, अब जो चीजें दी हैं उनको लिख लो यार। 0.5 मोल्स FeS दिया है तो ये 0.5 मोल्स गिवन है। अगर आप नेक्स्ट देखो तो H2SO4 आपको 49 ग्राम्स दिया है, तो यहाँ पर मैं 49 लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं मास देखती हूं मैम का मन करता है मोल्स निकालने का, तो यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, H2SO4 के मोलर मास से। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है, आई एम श्योर ये आपको पता होगा। सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4 plus 1 into 2 फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो इसको जब आप 98 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी
0.5। यानी कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 ही मोल रिएक्ट करता है। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका भी 1 ही रिएक्ट करता है, तो बच्चे H2S का 1 ही मोल तो फॉर्म होता है। यानी कि आप बोल सकते हो दैट मोल्स ऑफ H2S फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, जो भी इनके मोल्स रिएक्ट किए हैं दैट इज इक्वल टू 0.5, है ना। इसका भी 0.5 रिएक्ट किया, इसका भी 0.5, तो वो बना भी तो 0.5 ही होगा। यस मैम। अगर आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ मास ही तो पूछा था H2S का, तो मोल्स हैं हमारे पास, मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो यहां से मास ऑफ H2S फॉर्म्ड आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इंटू सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल, प्लस हाइड्रोजन के 2 हैं तो 234 ग्राम्स पर मोल, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 34 विच इज इक्वल टू 17 ग्राम्स। तो 17 ग्राम्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी था। यस, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड ये है टाइप 2। तो अभी हमने स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन कर लिया। अब जो जनरली पूछा जाता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन वो आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और खुद ट्राई करो, फिर मैम आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है दैट mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution is, okay, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है एक सल्यूट, ठीक है, इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये चीज को ध्यान में रखो यार, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी आपको एक्वस सॉल्यूशन बोला होता है यानी कि आपका सॉल्वेंट जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है वाटर। हमेशा याद रखना कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है दैट योर सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है मैम। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, मोल फ्रैक्शन अब आपको फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो मोलालिटी क्या होता है, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ट्राई करना है, राइट। तो ध्यान से देखो यार, मोलालिटी बेसिकली होता क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट मैम, आपके मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास होता है मैम आपके सॉल्वेंट का, राइट। तो मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में मोल फ्रैक्शन गिवन है दैट इज मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आप सल्यूट की मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यस मैम। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। यस अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू एन टोटल तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि मिल जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो, बिल्कुल। तो अब आपको यहां पर क्या देखना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैम आपको बोलती हैं कि ये सॉल्वेंट है और आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है, अगर मैं सॉल्वेंट वाटर है मुझे पता है तो मैं उसके मोल्स से मोलर मास मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से 18 मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। याद है मास इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? अगर मैं यहां पर 1/18 कर रही हूं तो मुझे यहां पर भी 1/18 करना पड़ेगा ताकि कोई खास फर्क ना पड़े। बिल्कुल मैम, यस। तो ये चीज मेरे को क्या दे रही है? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर आप ध्यान से देखो तो मैम पूछ रही है कि ये चीज आपको क्या दे रही है? ये चीज आपको दे रही है मास ऑफ वाटर, है ना। यस मैम। लेकिन जो ये मास ऑफ वाटर आएगा वो ग्राम्स में आएगा,
राइट यस, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये ग्राम्स में है, आप चाहते हो कि ये केजी में आए, तो ग्राम्स को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यस, तो यानी कि अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो 1000 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ 1000 से डिवाइड किया है तो मुझे इधर भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 1/18 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और अब मुझे इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट यस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि ये क्या बन गया, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय ये पार्ट क्या है, मास ऑफ वाटर इन केजीज, यस और नो, यस, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, योर मोलालिटी, है ना। यही तो चीज की थी यहाँ पर, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, तो ये आपकी मोलालिटी है। यानी कि अगर आप मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, यहां मैंने 18 कर दिया। जो भी आपका सॉल्वेंट है अगर आपको पता है तो आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो यानी कि मोलालिटी जो है वो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो तो आप हमेशा इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें पता है बिट्स में हमें बहुत फटाफट क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये याद है कि मोलालिटी जो होता है वो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो ले लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो तो मिल जाता है। 2 मिनट का खेल हुआ कि नहीं, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिए, 2 सेकंड का खेल हुआ कि नहीं, बिल्कुल। अब क्या करना है, अगर ये चीज याद है तो इसको हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। अब तो मुझे पता है यार दैट मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन, ऑल्सो मुझे पता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बनाएंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन था। तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यानी कि यहां मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट लिख सकती हूँ, यस मैम, इनटू 1000 बाय 80, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चल लो यार। क्वेश्चन कहता है एक मोलर सोल्यूशन है तो एक मोलर सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है सल्यूट की, इसलिए मैंने इसको 1 अपॉन ये लिख दिया, ठीक है, इनटू 1000 बाय 80, राइट, परफेक्ट, यही है, परफेक्ट। सॉल्व करना है यार, अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्या होगा, 18 अपॉन 1000 will be equal to mole fraction of solute upon 1 minus mole fraction of solute, right। इसको solve कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 minus 18 mole fraction of solute is equal to 1000 mole fraction of solute, right। बस अब इसे solve कर लो, solve करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही किया हमने, या फिर ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1000 को 18 से डिवाइड करती हूँ तो 55.5 आता है, तो क्या मैं इसको 55.5 लिख के सॉल्व कर लूँ, वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो इसको हम 55.5 लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 55.5 लिख के सॉल्व करेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 55.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही चुका है, परफेक्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.25। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है तो आई एम श्योर आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे करेंगे, कैलकुलेट दी मोलालिटी, मैम मेरे को मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, मुझे नहीं पता, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज 0.25। मैम मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पता है 0.25 है। मैम मुझे ये भी पता है कि बाइनरी सोल्यूशन है, तो मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, 1 minus mole fraction of solute which is 1 minus 0.25 which is equal to 0.75। क्या इसमें कोई दिक्कत आई, नहीं मैम मुझे इतनी चीजें तो पता ही थी, मैंने निकाल ली, परफेक्ट। अब आपको पता है कि मोलालिटी is equal to mole fraction of solute upon mole fraction of solvent into 1000 डिवाइडेड बाय जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका मोलर मास। अगर हम यहां देखें तो मुझे फिर से एक्वस वर्ड दिया हुआ है, एक्वस वर्ड यानी कि
18 और वाटर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ना कि सॉल्वेंट तो वाटर है और उसका मोलर मास तो 18 ग्राम्स पर मोल होता है, तो मैम वही लिख दो। चलो लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा 18, है ना। अब देखो यार, मोलालिटी फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इनटू 1000 बाय 18, है ना। यस तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो अब ध्यान से देखो यार, 1000 बाय 18 हमें पता है इज इक्वल टू 55.5 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1.24, कितने कितने वो होता है 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, 18 राइट। तो यहाँ पर 24 प्लस ये हो जाएगा 5, तो 18.5 मोलर जो है वो आपकी मोलालिटी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या कोई 18.5 ऑप्शन है? ये रहा, 18.5 मोलर इज योर करेक्ट आंसर। यस परफेक्ट। चलो यार ये समझ आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आ गया आपका थर्ड टाइप। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी कि कौन से क्वेश्चंस है, सबसे पहले मैम बता दो, दीज आर योर टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यस टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले समझ लो थोड़ा सा बेसिक आइडिया, टाइट्रेशंस होती कैसे हैं। एक एसिड है एक बेस है, उनके बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। हमें पता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ये तो मैम हमें क्लियर है राइट। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि इस तरीके से आपके पास में एक कंटेनर होता है और यहाँ पर आपकी ब्यूरेट होती है, ठीक है। एक में एसिड होता है एक में बेस होता है, आप मिक्स करते हैं, उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और एक इसमें क्या होता है, एक आपका इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिससे क्या होता है, जब हम मिक्स कर रहे होते हैं और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, यानी कि सारा का सारा एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जो इंडिकेटर होता है इसके अंदर वो क्या कर लेता है, अपना कलर चेंज कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है टाइट्रेशन का कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, राइट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करना है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो यार और ट्राई करो। क्वेश्चन कहता है that the 25 ml of a 0.15 molar solution of lead nitrate भी आपको गिवन है, reacts with all the aluminium sulfate इसके साथ, ठीक है, present in 20 milliliters of a solution, what is the molar concentration of Al2SO4 thrice। चलो यार इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो क्या करना है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना, तो चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले मुझे पता है दैट लेड नाइट्रेट यानी कि ये, तो PbNO3 ट्वाइस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट आपको गिवन है Al2, अच्छा आपको रिएक्शन ही गिवन है ना, क्यों टेंशन लेनी है, SO4 थ्राइस विल गिव यू 3 PbSO4 solid plus 2 AlNO3 thrice। सबसे पहले क्या देखना है, क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। बिल्कुल मेरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। आई होप मैंने बैलेंस की है, ये रात्रि। यस अब हमारी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, जो चीजें हमें दी हैं उनको हमें लिख लेना है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या गिवन है, 25 ml ऑफ 0, ठीक है, तो ये आपको 25 ml गिवन है और 0.15 मोलर ये सोल्यूशन है, ठीक है, ऑफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद ऑल द एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट इन 20 ml सोल्यूशन। तो यानी कि इसको आपकी 20 ml वॉल्यूम आपको गिवन है। व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, आपको इसकी मोलैरिटी ही तो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो यार, रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी, राइट। तो यानी कि यहां से आप क्या देख सकते हो दैट मैम एक चीज देखो, जब इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो मैम इसका एक ही तो मोल रिएक्ट करता है, यानी कि अगर आप यहां से बोलोगे तो जो मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस रिएक्ट करने चाहिए दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1/3 times moles of PbNO3 twice,
यस और नो? यस मैम। तो यानी कि कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे? 1/3 इनटू, अब मैम आपको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास मोलारिटी है और वॉल्यूम है, मैं मोल्स कैसे निकाल सकती हूँ? आई नो दैट मोलारिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये कब होता है? जब वॉल्यूम आप लीटर्स में लेते हैं। व्हाट इफ अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में ले लूं? अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में ले लेते हो और मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिलते हैं मिली मोल्स। कोई खास बड़ी बात नहीं होती, बस मिली मोल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मिली मोल्स में निकाल सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? लेड नाइट्रेट के मिली मोल्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि मिली मोल्स ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 25 ml लूंगी, 25 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी आपको दी हुई है 0.15, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.15। बस क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 25 इंटू 0.15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, राइट। अगर अब यहाँ पर आप मिली मोल्स ऑफ Al2 अगर आप यहाँ पर मिली मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 25 इंटू 0.15, राइट, यही होगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 0.05 आपका वैल्यू आ जाएगा। परफेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि यहाँ से आपके मिली मोल्स आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर मोल्स की बात करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻³ राइट। मैम मोल्स आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस सोल्यूशन की वॉल्यूम भी पता है, और वो वॉल्यूम कितनी गिवन है? ध्यान से देखते हैं, 20 मिलीलीटर्स गिवन है। तो 20 मिलीलीटर्स को लीटर्स में किया तो 20 डिवाइडेड बाय 10⁻³ लीटर्स। यस, मोलैरिटी अगर आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.05 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ यस, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ राइट। तो यहाँ से आपको क्या हुआ? यहाँ पर आप ओके मैम 25 मल्टीप्लाई करना भूल गई हैं। यस, तो यहाँ पर 25 भी तो आएगा, तो यहाँ पर भी तो 25 आएगा। यस, परफेक्ट। तो चलो यार अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 20 कितना 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.05। यस, चलो अगर आप 5/4 की बात करते हैं तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू 1.2। यस, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 0.05। तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 0 और 1, 5 इंटू 5 1 6 हो जाएगा, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी कि 1 2 यहाँ पर 0 लगेगा, और ये तो ये जो है 0.06 के अराउंड जो है वो आपकी मोलैरिटी आनी चाहिए, राइट। अगर हम ऑप्शंस देखें तो 0.06 ये वैल्यू इसी के इक्वल होती है। यस, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दैट ये जो कन्वर्जन्स है वो भी करने आने आपको उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं करना आता है तो मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। परफेक्ट, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, ध्यान से देखो और क्वेश्चन को ट्राई करो, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट इफ अ 25 ml सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद 50 ml ऑफ 0.025 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर यूज किया गया है ना, दैट इज योर फिनोफ्थलीन, ठीक है। परफेक्ट, आगे क्या बोला गया है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द एसिड? इजी है, ध्यान से उसी तरह से करना है। सबसे पहले रिएक्शन को लिख लो। यहाँ पर हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि मुझे पता है H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, और उसको मैंने टाइट्रेट किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा Na2SO4
प्लस H2O। मैम अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो बैलेंस करना मत भूलो, तो बैलेंस कर लेते हैं यार। यहाँ पर H2SO4 Na2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब देखो तो 2 सोडियम हो गए, SO4 हो गया, हाइड्रोजन इज H2, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारा शायद रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, यस। अब हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, परफेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बोला गया है 25 ml ऑफ ये वाला, इसका 25 ml आपको वॉल्यूम गिवन है, यस। टाइट्रेटेड विद 50 ml, ये आपको 50 ml गिवन है, और 0.025 मोलर ये आपको गिवन है, तो ये आपको 0.025 मोलर गिवन है, राइट, यस। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द एसिड। अब मुझे पता है दैट जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NaOH के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, राइट। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं दैट जो मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड होंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/2 इनटू मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड, यस और नो, बिल्कुल। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो 1/2 इंटू मोल्स ऑफ NaOH आपके पास कितने होंगे, मुझे पता है, अभी हम सीख कर आए थे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मिलीलीटर्स में लेती हूं तो मिलीमोल्स ले सकती हूं, यस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.025 इंटू 50 से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोल्स ऑफ H2SO4 है, अगर मैं इसकी मोलैरिटी को M ले लेती हूँ, लेट अस से कि M मोलैरिटी का सोल्यूशन आपका रिएक्ट किया था, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 25 इंटू M, एंड दिस विल बी इक्वल टू दीज मोल्स, यस मैम। तो इस वैल्यू को यहां पर हम लिख सकते हैं 25 इंटू M, यस। तो अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, स्टोरी खत्म। इतना आसान हो गया अगर हमने इस तरह से लिख लिया तो, राइट। चलो यार अब तो सॉल्व करना है। डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 1000 लगेगा, 25 से 25 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मोलैरिटी आपकी जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 कैंसिल हुआ तो 5/2 इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू 5/2 कितना होता है, 2.5, यस। तो यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.025 मोलर। तो मैम आपका जो करेक्ट आंसर है वो आना चाहिए 0.025 मोलर। चलो ऑप्शंस देखते हैं, क्या 0.025 मोलर है, हमने निकाला है, ऑब्वियसली आंसर आएगा, है ना। तो यार ध्यान से बस क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ आ गया ना निकालना, तो फिर तो सिंपल मैथ्स है, केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, सिंपल मैथ्स लगानी है, कैलकुलेशंस करनी है, क्लियर है, परफेक्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है दैट 100 ml ऑफ H2SO4, 100 ml आपके पास H2SO4 सोल्यूशन है जिसको टाइट्रेट किया है अगेंस्ट KOH, ठीक है मैम। आगे अब देखो यार 1 by 1 हर चीज को लिखना पड़ेगा, अगेंस्ट 0.5 मोलर KOH। नाउ द टाइटर रीडिंग, टाइटर रीडिंग से बेसिकली क्या मतलब है कि जो यहाँ पर आप इससे डालते हैं ना बेस, तो ये टाइटर रीडिंग होती है, तो बेसिकली ये आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। तो ये वर्ड्स हमें याद रखने, समझ आने चाहिए कि टाइटर रीडिंग का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नई चीज नहीं है, इट इज द सेम थिंग, राइट, यस। द टाइटर रीडिंग ऑफ KOH सोल्यूशन फॉर इक्विवेलेंस पॉइंट इज 40 ml, यानी कि मुझे पता चल गया कि जो वॉल्यूम ऑफ KOH यूज हुआ है ना, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स 40 ml। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो तो वही रहा है कि भाई H2SO4 था, उसको KOH दिखा, उसने KOH के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके उसने बनाया K2SO4 प्लस H2O, यस। बस कर दो मैम इसको बैलेंस, बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो बैलेंस कर देते हैं यार, अगर आप यहां पर देखोगे तो मैम यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, अब आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस है। मजे करो अब बस चीजें लिखो कि जो जो आपको दी हुई है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 100 ml, यहां पर आपको 100 ml H2SO4 सोल्यूशन गिवन है, और अगर आप KOH की बात करोगे तो वो आपको 0.5 मोलर गिवन, ठीक है।
टाइटर रीडिंग 40, यानी कि भाई ये 40 ml यूज हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोलारिटी, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसे, है ना। चलो यार देख लो, मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इसके हाफ ही होते हैं, तो 1/2 मोल्स ऑफ KOH रिएक्टेड। रिएक्टेड मत लिखो, समझ जाओगे, यस बोल तो रही हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम दी हुई है, मोलारिटी गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो मैम, तो यानी कि ये आ जाएगा 0.5 इंटू 40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां पर इसकी मोलारिटी को m ले लो तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 100। यस, तो ये वैल्यू यहां पर लिख सकती हूं, लिख सकते हो तो लिख दूं, लिख दो, चलो लिख देते हैं। यहां आ जाएगा 100 इंटू मोलारिटी। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर 0 से 0 गया, ठीक है, क्या करो, डेसिमल पॉइंट हटाया तो यहां पर 10 आएगा, राइट। यहां पर 5 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/10 इंटू 4 भी है और यहाँ 2 भी है, तो 4 2 गया तो 0.1 मोलर जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। इतना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, दिख रहा है। ऑप्शन है 0.1 मोलर, अरे हमने सॉल्व किया है, क्यों नहीं आएगा, राइट। यस, तो परफेक्ट, इस तरीके से टाइट्रेशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जो इसके बाद क्वेश्चन आएगा ना, अमेजिंग, यस, तो जो ये क्वेश्चन आएगा वो है एपिक क्वेश्चन, वो आपके टाइट्रेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि 100 ml 0.5 मोलर BaOH twice is made to react with 0.1 मोलर HCl, ठीक है। The excess of BaOH is titrated by 50 ml 0.1 मोलर H2SO4 solution, calculate volume ऑफ HCl सोल्यूशन रिएक्टेड। तो भाई अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है मुझे बस इतना समझा दो, चलो समझते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप क्या बोलोगे कि BaOH जो है वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और BaOH H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी कि BaOH जो है वो बहुत सादा है और जब आपने उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो वो HCl तो खत्म हो गया लेकिन BaOH अभी भी बचा हुआ था, तो फिर BaOH ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। तो यानी कि इनिशियली ये आपके पास में मोल्स हैं BaOH ट्वाइस के। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि कितने मिली मोल्स हैं मेरे पास BaOH ट्वाइस के, क्योंकि मैं वॉल्यूम मिलीलीटर्स में ले रही हूँ तो मेरे मिली मोल्स आएंगे। 0.5 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 100, तो ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मैम आपका 50 मिली मोल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नहीं है। अब आप रिएक्शन लिख लो, जो आपका BaOH ट्वाइस है वो HCl के साथ रिएक्ट करके BaCl2 प्लस H2O बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। बैलेंस करेंगे, बिल्कुल बैलेंस करेंगे। BaOH ट्वाइस है, यहां पर मैम 2 लगा दो, यहां पर तो 2 ही है, तो रिएक्शन अब बैलेंस है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट बोलता है कि यही BaOH H2SO4 के साथ भी रिएक्ट किया था, तो मैम इसके साथ भी रिएक्शन लिख दो। आपने बोला मैम लिख देंगी, चलो ये हो जाएगा BaOH ट्वाइस प्लस H2SO4, ये आपको माय डियर स्टूडेंट्स क्या दे देगा, BaSO4 प्लस H2O, ठीक है, परफेक्ट। वाटर यहां पर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बोला गया है कि इतने मोलर H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, यानी कि मेरे को इसकी 50 मिलीलीटर्स वॉल्यूम भी गिवन है और 0.1 मोलर H2SO4 गिवन है। तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कितने मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट किए होंगे? यस मैम, मिली मोल्स आप निकाल सकते हो, 50 इंटू 0.1 इज 5 मिली मोल्स। तो मैम H2SO4 के 5 मिली मोल रिएक्ट किए थे। जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी कि जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स तो BaOH ट्वाइस के रिएक्ट करेंगे। यस मैम, तो यानी कि अगर इसके 5 मिली मोल्स रिएक्ट करेंगे तो मैम यहां पर भी 5 मिली मोल्स ही रिएक्ट हुए होंगे, है ना। अब मुझे पता है कि टोटल तो मेरे पास 50 मिली मोल थे,
और इस 50 मिलीमोल में से 5 मिलीमोल मेरे H2SO4 के साथ रिएक्ट किए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कितने BaOH ट्वाइस रिएक्ट किए होंगे? मैम अगर यहां 5 किए थे, टोटल 50 थे, तो 50 माइनस 5 विच इज 45 मिलीमोल्स जो हैं वो आपके यहां पर रिएक्ट किए होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, राइट। अब मैं बोल सकती हूं कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं। हाँ या ना? हाँ, जब इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसके 2 रिएक्ट करेंगे। तो अगर इसके 45 मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो HCl के कितने मिलीमोल्स रिएक्ट किए होंगे? 45 इंटू 2 विच इज 90 मिलीमोल्स रिएक्ट किए हैं, राइट? यस मैम, अगर 90 मिलीमोल्स हैं तो मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए? 90 इंटू 10⁻⁻3। बिल्कुल सही। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन के अंदर HCl की मोलैरिटी तो दी हुई है, लेकिन पूछा वॉल्यूम हुआ है। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मुझे पता है दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। यस मैम, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तो हैं आपके 90 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको? 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर आ जाएगा। तो यानी कि 90 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3 ये आपकी वॉल्यूम आई है। ये जो वॉल्यूम है, क्योंकि आपने मोल्स यूज किए थे तो मोलैरिटी इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स, तो यानी कि ये वॉल्यूम आपकी लीटर्स में आई है। आपको ऑप्शंस में सारी वॉल्यूम्स मिलीलीटर्स में गिवन है, तो मुझे इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो यार। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻3, ये कैंसिल हुआ और 900 मिलीलीटर्स जो है वो आपकी वॉल्यूम आ गई, जो एक्चुअल में HCl राइट। यू सी कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये क्वेश्चन, कितनी सारी चीजें हमें समझ आई एक छोटी सी बात से भाई। और इस तरह की टाइटरेशन को माय डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है बैक टाइटरेशन, जिसके अंदर एक कंपाउंड पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है और उसको दूसरे के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि ऊपर कितनी मोलैरिटी थी। दिस इज द ब्यूटी, राइट? यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है ऐसे क्वेश्चंस करना, राइट? अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो माय एडवाइस टू यू इज कि आपको वो क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करना है। चलो यार, ये आ गया आपका टाइप 4। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार बिटसैट में पूछे जाते हैं, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। आपको नॉर्मेलिटी इस सोल्यूशन की पूछी गई है ऑफ अमोनिया, जिसकी डेंसिटी आपको 0.855 गिवन है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? ये बिटसैट 2016 में आपका क्वेश्चन आ रखा है। तो चलो यार, अब इसको समझते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहली जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लेते हैं, ठीक है? जब भी आपको 26% मास बाय वॉल्यूम गिवन हो तो भाई इसको पढ़ते कैसे हैं मैम, ये समझा दो। इसको पढ़ते हैं कि आपके पास 26 ग्राम्स सल्यूट है। यहां पर अगर आप सल्यूट देखेंगे तो अमोनिया है, दैट इज 26 ग्राम्स NH3 आपका प्रेजेंट है इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है? यस। आपसे नॉर्मेलिटी पूछा है, आपको मास पता है, आपको वॉल्यूम पता है, ठीक है? तो मुझे नॉर्मेलिटी निकालने से पहले मैं अगर मोलैरिटी निकाल लूं तो मैं नॉर्मेलिटी निकाल लूंगी, है ना? चलो यार, करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे ये तो बोल ही दिया गया है, डेंसिटी आपको गिवन है, और सच बताऊं तो डेंसिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, क्योंकि अगर आप मोलैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए आपको मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की। सोल्यूशन की वॉल्यूम तो आपको दी हुई है, मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सल्यूट आपका NH3 है, तो मोल्स ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। NH3 14 + 3 17, तो ये आपके मोल्स आ गए NH3 के। तो यहां से मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मोल्स 26/17 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100, लेकिन मैम ये मिलीलीटर्स में है, तो मैम कह रही है ना 1000 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत? तो 1000 से डिवाइड कर दो। 26/17 इंटू यहाँ आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100।
कोई दिक्कत? नोप्स। परफेक्ट। तो 100 से 100 जाएगा, 10 रह जाएगा, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू, चलो यार देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, इसको 26 को अगर मैं 17 से डिवाइड करती हूँ तो 1 यहाँ आ जाएगा, 17 16 में से 7 गए तो 6 7 8 9 9 आ जाएगा, राइट। ये तो 1 ही है तो डेसिमल पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, तो 17 5 7 5 35 5 3 5 3 85, राइट। यस, तो 1.5 के आसपास आना चाहिए, तो मैं 1.5 अप्रॉक्स ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा 1.5 अप्रॉक्स इंटू 10 विच इज इक्वल टू 15, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी मोलैरिटी आ रही है वो 15 के आसपास आ रही है। देखो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, राइट, मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 बोला। और आपको एक और बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि NH3 का, माय डियर स्टूडेंट्स, जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है मैम? 1 होता है। यस, ये इंपॉर्टेंट था, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मोलैरिटी को जब आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then that is equal to your normality। तो अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकती हूँ, बस मुझे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और NH3 का n फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो मोलैरिटी के इक्वली होगी, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15 नॉर्मल। जल्दी से ऑप्शंस में देखो कि 15 के क्लोज आपका कौन सा ऑप्शन है, और अगर हम ध्यान से देखें तो यार ऑप्शंस बहुत दूर हैं, 15 के पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन है और सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसने बोला पूरी कैलकुलेशन करो, ट्राई करो कि क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको, अप्रोक्सीमेशंस लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, परफेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, परफेक्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी आंसर है, अरे सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट द डेंसिटी इन ग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 by mass is। मास आपको गिवन है 98, ठीक है, नहीं दिया होता तो भी पता होता, राइट। तो चलो यार, सबसे पहली चीज, जो चीजें दी हुई हैं उन्हें लिख लेते हैं। 29% H2SO4 बाय मास, यानी कि 29 ग्राम आपके पास में H2SO4 माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी आपको गिवन है 3.6 मोलर, तो जब भी 3.6 मोलर ऐसे कुछ दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते कैसे हैं मैम? इसको पढ़ते हैं एज यू हैव 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको सोल्यूशन की डेंसिटी पूछी है, यानी कि मुझे डेंसिटी के लिए मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए और मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो 100 ग्राम सोल्यूशन और 1000 ml सोल्यूशन गिवन है। अब इसमें आपको ना एक चीज कॉमन करनी है कि अगर आप यहां देखोगे तो 3.6 मोल्स की 100 ml सोल्यूशन वॉल्यूम है, ठीक है। क्या करो, यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसको 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 है, यानी कि कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4 है वो निकाल लो। 3.6 को अगर मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मास आ जाता है, यानी कि इसको 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका H2SO4 मास आ जाएगा। ये मास प्रेजेंट है आपका 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। यस मैम, अगर इतना मास आपका 1000 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो 29 ग्राम्स आपका कितने ml सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो यानी कि 1 ग्राम आपका H2SO4 जो होगा वो प्रेजेंट होगा 1000 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 98 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम था, फिर मैं 29 के लिए निकाल रही हूँ तो इंटू 29 कर देते हैं, ये आ जाएगी आपकी ml ऑफ सोल्यूशन। अब आपको ध्यान से क्या देखना है कि 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है और 29 ग्राम ही H2SO4 इतने ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि ये सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का मास और वॉल्यूम मुझे दे दिया गया है। और अब मैं डेंसिटी निकाल सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मास है और ये मेरे लिए वॉल्यूम है,
और मुझे डेंसिटी तो फाइंड आउट करना है, राइट? तो चलो, मास आ गया, डेंसिटी विल बी इक्वल टू, मास आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय, अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। 1000 को डिवाइड करना है 3.6 इंटू 98 से, तो यहाँ पर 3.6 इंटू 98 आ जाएगा, और यहाँ पर 1000 के साइड में 29 है, तो यहाँ आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 के क्लोज होगा, 2 से 2 चला गया, तो यानी कि 3.6 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर है? यस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 के क्लोज जो है वो आपकी डेंसिटी आएगी, तो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर जो है वो आपके सोल्यूशन की डेंसिटी आएगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी थी वो यही थी कि आपको मास दिख जाएगा, आपको वॉल्यूम दिख जाएगी, आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी भी निकाल दोगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सेम अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए ना, क्योंकि सोल्यूशन तो सेम होना चाहिए, नहीं तो डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसलिए अगर यहाँ 29 ग्राम्स है तो यहाँ पर भी 29 ग्राम्स ऑफ H2SO4 कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करो, और फिर सेम अमाउंट आएगी, फिर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? यस तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखो यार, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। क्वेश्चन कहता है दैट molarity of 98% by mass of H2SO4 whose density is 1.8 grams per milliliter, यानी कि आपको 98% by mass given है, यानी कि 98 ग्राम्स आपको H2SO4 गिवन है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। आपसे मोलारिटी पूछा गया है, डेंसिटी आपको सोल्यूशन की गिवन है। मुझे मोलारिटी के लिए सबसे पहले तो मोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए होंगे क्योंकि वही सोल्यूट है, तो 98 डिवाइडेड बाय 98 ये तो मोल्स वन आ गए, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन है बट ऑल्सो आई हैव डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना। यस मास आपको 100 गिवन है, डेंसिटी आपको 1.8 गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास में वॉल्यूम आ गई, लेकिन ये वॉल्यूम मिलीलीटर्स में आई है, राइट। तो मोलारिटी कैसे आएगी? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट व्हिच इज 1 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? 1000 डिवाइडेड बाय 1.8 है, तो यहाँ 1.8 हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो ये है, ये किसमें गिवन है आपको? ये आपको गिवन है मिलीलीटर्स में, राइट। तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो अगेन 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 जाएंगे, तो बेसिकली 18 मोलर जो है वो आपकी मोलारिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की, राइट। बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस तो यहां से हमें समझ आ गया दैट ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। परफेक्ट, यस तो बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप मूव करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या करना है, बहुत इजी है। ये आपका 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज, याद है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं जिनको जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, आगे आपके पास में इस टाइप में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आप जनरली इग्नोर कर देते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन बिटसैट से होगा। इसलिए ये क्वेश्चंस यहां पर आए हैं ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब की, राइट। यस तो चलिए यार क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रीफिक्स 10 raised to the power 18 is, 10 raised to the power 18 प्रीफिक्स क्या है? जनरली अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो मुझे नैनो पता है, राइट। मुझे नैनो पता है दैट 10 raised to the power -9 मीटर्स जो होता है वो मेरा नैनोमीटर्स होता है। 10 raised to the power -9 इज नैनो, ठीक है। अगर मुझे एक्सा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, एक्सा नहीं पता, ठीक है। आगे देखो, किलो तो पता है, यस किलो तो हमने पढ़ा है। किलो की अगर आप बात करोगे तो 10 raised to the power 3 को बोलते हैं किलो,
यस मैम। अगर आगे आप गीगा की बात करते हो तो गीगा भी यार यस मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या थी, 10⁻⁹, राइट। अगर आपको बाय चांस एक्सा नहीं भी पता तो आपको बाकी के सब पता थे। तो क्वेश्चनर एग्जामिनर जो होता है वो आपके लिए क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बनाता है दैट या तो आपको बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो ताकि ये आप आंसर टेक कर सको, या फिर आपको ये डायरेक्ट पता हो। ये डिफरेंट था, यस आई विल टेल यू कि ये डिफरेंट था। डायरेक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता हो कि 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं, बट बाकी के ऑप्शंस आपके इस तरह के थे कि आप कैंसल आउट करके अपना आंसर निकाल सकते थे। तो स्मार्टनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो थर्ड आपका आंसर आ गया, इजी था, यस सेम। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नोर कर देते होगे ना, मत किया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट्स द लॉज ऑफ। अब CO और CO2, ठीक है, अगर मैं CO और CO2 की बात करूं तो यहां पर दो एलिमेंट्स हैं जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। यस इसी तरह से तो समझते हैं, याद है एक डेफिनेशन थी दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स कीपिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स्ड, the masses of other elements in all the compounds is in a simple whole number ratio। मुझे तो ये लाइन ही याद है, यस बेसिकली ये कहता क्या है कि जब दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये कंपाउंड 1 है और ये कंपाउंड 2 है, उसके अंदर आप किसी एक का मास फिक्स कर दो। तो मान लो हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, ये भी 12 ग्राम्स है, ये भी 12 ग्राम्स है। तो जब आप किसी एक का मास सभी कंपाउंड्स में फिक्स कर देते हो तो जो दूसरे एलिमेंट का मास है, यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन के मास की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 2 × 16 ग्राम्स है ना। तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होता है वो हमेशा कुछ सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। तो अगर आप यहाँ पर इसका रेशियो देखोगे तो 16 से 16 गया 1:2, तो यानी कि ऑक्सीजन के मास का रेशियो यस बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो यानी कि ये किस लॉ का डेफिनेशन था, कौन सा लॉ ये हमें एक्सप्लेन करता है, ये जो लॉ है वो हमें एक्सप्लेन करता है कौन सा, जल्दी से सोचो, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स को आप कंबाइन करते हो तो और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे होते हैं तो आप किसी एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का मास सभी कंपाउंड्स के अंदर कुछ ना कुछ सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो यानी कि यहां से थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सी ऑप्शन, राइट। इजी था, बहुत इजी था। चलो ध्यान से देखो यार, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम जनरली इग्नोर करते हैं और ये भी बिटसैट से है 2011। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो यार, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज अ कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4, दिस इज नोन एज। कौन सा लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब देखो, एक तो डायरेक्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को चलो नहीं पता है एक बार को, ठीक है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है, इस तरह से सोचते हैं कि हमें नहीं पता, तो हमें डाल्टन्स लॉ तो पता है, डाल्टन्स लॉ तो हम पढ़ के आते हैं, यस मैम, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें सब कुछ बताती है कि भाई एटम इंडिविजिबल है, जो बाद में गलत हो जाता है। तो डाल्टन्स ने हमें बहुत सारी चीजें पोस्टुलेट्स दिए थे जो हर बार गलत हो गए थे, बट उन्होंने सब चीजें एटम से रिलेटेड दी थी। क्या यहाँ पर कोई एटम से रिलेटेड बात हो रही है, नहीं, राइट। तो यानी कि डाल्टन्स लॉ तो नहीं है मैम, ये तो मुझे पता है, ठीक है। सेकंड देखो, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ हमने आज ही के सेशन में यूज किया था कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होते हैं तो जो मोल्स, जो गैसेस हैं वो जिस मोल के रेशियो में रिएक्ट करती हैं उनकी वॉल्यूम का रेशियो भी सेम ही होता है। यानी कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होती है गैसेस के लिए, है ना। यहाँ पर ऐसी कोई बात हो रही है, नहीं, तो यानी कि ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यार 50-50 तो हो गया, है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉ,
न्यूटन्स लॉ फिजिक्स, फिजिक्स नहीं पढ़ने आए हम, है ना? यस, तो इसकी तो मुझे बात ही नहीं करनी है, इसको तो मैं देखते ही कैंसिल कर दूंगी, राइट? तो पीछे बच्चा क्या, डुलोंग्स-पेटिट's लॉ, यस, और यही आपका करेक्ट आंसर है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए दैट जब भी आप एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करते हो तो 6.4 वैल्यू आती है, बट जस्ट इन केस यू डोंट नो दिस, तो आप इसको सारे ऑप्शंस देकर भी फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है? तो यार ऐसे क्वेश्चंस ना आपके ऐसे 1 सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स, आप अपने रैंक अच्छा ला सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप मिस ना करें तो, राइट? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगेन ये क्वेश्चन बिटसैट 2009 से है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। गिवन द नंबर 161 centimeter, 0.161 centimeter, 0.0161 centimeter. The number of significant figures for the three numbers are. ठीक है, तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए फर्स्ट होता है कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हो। यहाँ पे भी नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद में देखते हो कि एंड में कोई जीरो है तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है। क्या यहाँ पर एंड में कहीं पे भी जीरो है? नहीं। लेकिन अगर उसके एंड में नहीं है, राइट, अगर उसके एंड में नहीं है लेकिन यहाँ पर ये जीरो है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, राइट? तो यानी कि यहां पर हमें समझ आया कि ना तो ये सिग्निफिकेंट है ना ही ये जीरो सिग्निफिकेंट है। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरो, यस। यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट्स 3 ही हैं। क्वेश्चन में देखने में तीनों वैल्यूज बहुत अलग है, वैल्यूज हैं ही बहुत अलग, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक केस में 3 ही होंगे, राइट? तो यानी कि यहां से ऑप्शन 3,3,3 सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स मिस मत करना। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्टली भी बहुत आते हैं। क्लियर है? परफेक्ट। सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आ गया हमारा टाइप 6। टाइप 6 के क्वेश्चंस कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका बिटसैट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और इतना इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे चुटकी में आंसर आएगा। ध्यान से देखो। इफ MA ग्राम्स ऑफ अ मेटल A, ठीक है, कोई एक मेटल है, लेट अस से कोई भी M मेटल है, इसका MA ग्राम्स मास है, रिएक्ट्स MA ग्राम डिस्प्लेसेस MB ग्राम्स ऑफ अनदर मेटल B। कोई भी एक मेटल है B, ठीक है, इस मेटल का मास MB है और ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, ठीक है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ A वाला मेटल जो है उसका इक्विवेलेंट मास ये दिया हुआ है, जो B वाला है उसका इक्विवेलेंट मास B दिया हुआ है। देन द इक्विवेलेंट मास ऑफ A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। समझते हैं, ध्यान से देखो यार। मान लो आपके पास में सोडियम था जो HCl के साथ रिएक्ट किया और आपको क्या मिल गया? और आपको मिल गया NaCl प्लस H2। अब क्या हुआ? H2 आएगा, सिर्फ H2O नहीं आएगा, सिर्फ H2 आएगा। अब वो क्या कहता कि आपके पास में मान लो NaCl था और किसी तरह से पोटेशियम जो आपका मेटल है, दूसरा मेटल है, उस मेटल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर डिस्प्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? KCl हो जाएगा, यस, और सोडियम अलग आ जाएगा। देखो ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, अभी तो नहीं होता जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? कोई भी मेटल M था, उसको उसके दूसरे ने डिस्प्लेस कर दिया। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि जो इसके इक्विवेलेंट्स हैं, जो इक्विवेलेंट्स ऑफ A के होंगे, दैट विल बी इक्वल टू योर इक्विवेलेंट्स ऑफ B। कभी भी कोई भी चीज किसी को डिस्प्लेस करती है तो उसके इक्विवेलेंट्स तो सेम होते हैं, है ना? इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मोल्स की जब आप बात करते हैं तो आप बोलते हैं दैट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? जब आप इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तो दैट मींस योर गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास, राइट? यस, और ये दोनों के इक्विवेलेंट्स जब इक्वल होंगे तभी डिस्प्लेस कर पाएगा। तो अगर आप इक्विवेलेंट मास ऑफ A की बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको मास ऑफ A कितना गिवन है? MA गिवन है, यानी कि यहाँ पर MA आ जाएगा। इक्विवेलेंट्स ऑफ A विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ A व्हिच इज EA।
हाँ या ना? बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप इक्विवेलेंस ऑफ बी की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस ऑफ बी हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, राइट। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, दैट आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बताना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, ई ए विल बी, इसको इधर ले जाओ, विल बी इक्वल टू एम ए बाय एम बी इंटू ई बी, हाँ या ना? तो यानी कि यहां से हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ ए का रिलेशन मिल गया। देखो ये तो आई एम श्योर आप लोग कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। मोल्स और इक्विवेलेंट्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जब भी आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन के अंदर या कभी भी, तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन देखनी होती है कि इसके साथ इतने मोल्स रिएक्ट करते हैं, 10 मोल्स रिएक्ट करते हैं, 20 मोल्स रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप माय डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो A प्लस बी अगर आपको C प्लस डी दे रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना दैट इक्विवेलेंट्स के कॉन्सेप्ट में जब भी हम इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट करते हैं तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर जो भी आपके इक्विवेलेंट्स ऑफ ए होंगे दैट विल बी इक्वल टू योर इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू योर इक्विवेलेंट्स ऑफ सी एंड दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। लेकिन अगर मोल्स हैं तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा और फिर मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं तो यू हैव टू जस्ट गेट दिस कि एक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन के अंदर हर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट्स निकालते कैसे हैं, जो भी आपको मास दिया हुआ है दैट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो। इजी, राइट? परफेक्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है दैट सल्फर फॉर्म्स द क्लोराइड्स S2Cl, ठीक है, एंड SCl2, ओके। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SCl2 इज। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? अगर आप यहां पर ध्यान से बात करो तो इक्विवेलेंट मास की ना एक डेफिनेशन होती है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज द मास रिएक्टेड with 8 grams of oxygen, 35.5 grams of chlorine। जब भी आपको किसी चीज का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप ये देख लो कि उस मेटल का या उस एलिमेंट का 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे कितना मास रिएक्ट करता है, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। या फिर 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे उसका कितना मास रिएक्ट करता है, वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन। जैसे कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूं, लेट अस से हमने बोला H2O, ठीक है, ऑक्सीजन H2O। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप इसको 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ देखोगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये 1 ग्राम जो है वो इक्विवेलेंट मास है आपके हाइड्रोजन का। समझ आया? यस। सेम कॉन्सेप्ट अब आप यहां पर लगाइए। अब मैं ऑक्सीजन के साथ तो लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे सल्फर और क्लोरीन ही गिवन है, लेकिन मुझे पता है दैट 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ भी जितना मास रिएक्ट करता है वो भी उसका इक्विवेलेंट मास होता है ना। और मुझसे पूछा गया है SCl2 में। अगर आप SCl2 की बात करोगे तो SCl2 में आप बोलोगे कि 32 ग्राम्स सल्फर रिएक्ट कर रहा है 71 ग्राम्स क्लोरीन के साथ, है ना। लेकिन मुझे 71 ग्राम्स क्लोरीन नहीं चाहिए, मुझे 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ फाइंड आउट करना है। तो 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन यानी कि मैंने इसको हाफ किया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर रिएक्ट करता है। तो यही आपके सल्फर का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, राइट। तो आप इस तरह से इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं 16। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो यार इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो इजी लगेंगी, बहुत इजी लगेंगी चीजें, राइट। चलो इसी टाइप का एक और हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेशन का। चलो यार क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है
that vapor density of a volatile chloride of divalent metal is 59.5 of equivalent mass of metal is। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर बतानी होगी, दैट जब भी आप वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ व्हाट, H2। यानी कि आप क्या करते हैं, किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस की डेंसिटी, वो आपका वेपर डेंसिटी होता है। अगर आप यहां पर देखोगे एसटीपी कंडीशंस पे होता है ये हमेशा, राइट। तो एसटीपी कंडीशंस पे 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर आप यहां पर डी ऑफ गैस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय H2 गैस है तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। यहां से मुझे क्या पता चला, दैट अगर आपको मास ऑफ गैस फाइंड आउट करना है देन यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू द वेपर डेंसिटी इनटू 2। कभी भी कोई भी गैस की अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस गैस का मास मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में देखूं तो मुझे गैस का वेपर डेंसिटी गिवन है, तो यानी कि यहां से मैं मास ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकती हूं। तो जो मेरा मास ऑफ गैस होगा दैट विल बी इक्वल टू 59.5 इंटू 2। तो 59.5 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 119 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका गैस का मिक्सचर का मास आ गया। ठीक है, अब वो बोलता है दैट ये जो वेपर डेंसिटी है वो एक वोलेटाइल क्लोराइड की है। ठीक है, यानी कि कुछ तो है जिसके अंदर क्लोरीन है। ठीक है, और क्या बोला गया है, एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है डाइवेलेंट मेटल। डायावेलेंट मेटल का मतलब है कि कोई M मेटल है जिसमें +2 आपका वैलेंसी है, डायावेलेंट मेटल है। तो अगर डायावेलेंट मेटल दैट इज M+2 Cl- के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ 2 यहाँ 1 ये कैंसिल होगा तो MCl2 बनेगा। तो यानी कि जो मेरी वोलेटाइल गैस है वो मेरी MCl2 है। अब मुझे इतना भी समझ आ गया, यानी कि ये डायावेलेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो मुझे पता चला क्लोरीन है, दूसरा मुझे पता चला डाइवेलेंट है दैट इज M+2 है, तो यहां से मैंने फाइनली MCl2 फाइंड आउट कर लिया और मुझे इस MCl2 का टोटल मास 119 ग्राम्स भी प्रेजेंट पता है। यानी कि यहां से मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे का मास 119 ग्राम है। ठीक है, इस पूरे में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, जो आपका मेटल है उसका मास हो जाएगा 119 माइनस जो भी टोटल मास है उसमें से क्लोरीन का मास माइनस कर दो, यानी कि 71 है ना। यस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 11 - 3 दिस इज 48 ग्राम्स जो है वो आपका मेटल का मास है। ठीक है, तो क्या मेरा आंसर 48 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपसे मास नहीं पूछा है, आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा है। और हम अभी पढ़कर आए हैं कि इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो या तो आप 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ निकालो या 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ निकालो। अगर आप यहां पर ये 48 ग्राम्स देखोगे तो आप कहोगे दैट इस पूरे का मास अभी ये 48 ग्राम्स है। दैट मीन्स मैम 48 ग्राम्स जो मेरा मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है 71 ग्राम्स क्लोरीन के साथ में, है ना। यस, लेकिन मुझे 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन चाहिए, तो 35.5 ग्राम्स क्लोरीन के साथ में तो मैम इसका हाफ दैट इज 24 ग्राम्स मेटल ही रिएक्ट करेगा। तो अगर इतना ही रिएक्ट करेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स यही तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा। यस, तो यहां से इक्विवेलेंट मास मुझे मिल गया विच इज इक्वल टू हाउ मच, 24। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई हैव ट्राइड कि मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर सकूं, राइट। आपको बस क्या करना है, इन टाइप के क्वेश्चंस को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सीपीपी आपको आज के सेशन की मिल जाएगी। आई वुड एडवाइज कि हर एक क्वेश्चन आप खुद जरूर ट्राई करें। अगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो कुछ देर के बाद में उसको फिर से ट्राई करें, लेकिन हर क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये सभी प्रीवियस बिटसैट क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही आपके लिए बनाए गए हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।